student, welcome to Bishop Academy online classes. In the chapter accounting equation part 4, I am going to discuss about the procedure to prepare accounting equation. Accounting equation को prepare करने का क्या procedure है, कौन सा procedure आप follow करेंगे जिससे accounting equation आपका बनेगा. तो the procedure to work out an accounting equation is first analyze the transaction in items in terms of such variable as asset, liability, capital, revenues and expenses. First of all, you have to analyze about the transactions which is cash or liabilities or capital or revenue etc. किस कैटेगरी का है वो. आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो डेप्टर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है. तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश तो इंक्रीज होगा, डेप्टर्स डिक्रीज होगा और वहीं पे कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शन हो तो उसको आप एनालाइज करके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो जो आइटम उस ट्रांजैक्शन से अफेक्टेड होता है उसमें किस में आपको ऐड करना है, किस में से आपको लेस करना है, किस में आपको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तब फिर आप उस आइटम को ऐड या सब्ट्रैक्ट उस अमाउंट में से करेंगे. नेक्स्ट है डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू. जो है भी चीज़ रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन. और जो भी उस रिलेवेंट साइड होगा, लायबिलिटी में होगा तो लायबिलिटी से लेस या ऐड करेंगे, ठीक है. या फिर आप डेप्टर्स है तो डेप्टर्स में से लेस या ऐड करेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल में से लेस या ऐड करेंगे. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. तो इस तरह की चीज़ें कैसे ट्रांजैक्शंस आते हैं उसमें फर्स्ट आपसे ये पूछेगा कि एक एग्जांपल बता रहे हैं. सपोज दैट मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000. उस केस में जैसे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो उस समय आप क्या उसका सेंस क्या हुआ कि 50,000 कैश उस बिजनेस के पास हो गया और दूसरी चीज़ उसने 50,000 उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैपिटल के रूप में, इक्विटी के रूप में. तो आपका कैपिटल 50,000 हो गया और एसेट में कैश 50,000 हो गया. तो एसेट में कैश 50,000 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कैपिटल 50,000. लायबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो है, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो एक सेंस ये हुआ. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो कैश कैपिटल दो इफेक्टेड होंगे. कैश इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है. विड्रॉ अगर होता है तो कैश गुड्स दोनों विड्रॉ करते हैं तो कैश भी डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा, स्टॉक भी डिक्रीज होगा या कैपिटल भी. तो ये विड्रॉइंग का है, ये स्टार्टिंग बिजनेस का है. वहीं पे एक्सपेंसेज कोई है तो एक्सपेंसेज भी ढेरों सारे एक्सपेंसेज होते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है, पेड ऑन टाइम होता है, आउटस्टैंडिंग होते हैं. तो ये एक्सपेंसेज है. 3 टाइप के एक्सपेंसेज दिखाई दे रहे हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेज आर दैट एक्सपेंसेज विच पेड इन एडवांस. जब हम किसी को एडवांस में कोई पेड करते हैं, जैसे कोई लेबर है, आपने उसको एडवांस में मजदूरी दे दिया, ठीक है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया. उसके लिए वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा और आपके लिए वो एडवांस हो जाएगा तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेज हो जाएंगे. तो ये प्रीपेड जो एक्सपेंसेज होते हैं वो आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा, इसलिए उसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. पेड ऑन टाइम, तो ऑन टाइम अगर कुछ पेड कर रहे हैं तो एज इट एज उसी एसेट्स में आप या कैश में से डिक्रीज कर देंगे और कैपिटल में से डिक्रीज कर देंगे. आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेज होते हैं वो लायबिलिटी क्रिएट करती है. आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर दैट एक्सपेंसेज विच ड्यू मीन्स नॉट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर में उसको पेड नहीं किया गया है, वो ड्यू है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं और उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए उसको लायबिलिटी के कॉलम में लिखेंगे. इसलिए जो प्रीपेड होता है वो कैश क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और प्रीपेड एक्सपेंसेज एसेट, देखिए ए लिखा हुआ है, ये एसेट इंक्रीज करेगा. वहीं पेड ऑन टाइम कैश डिक्रीज करेगा, कैपिटल भी डिक्रीज करेगा. आउटस्टैंडिंग है तो देखिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज करेगा. तो ये आउटस्टैंडिंग की बात हुई. नेक्स्ट लायबिलिटी की बात करते हैं.
तो लायबिलिटी में लोन रिसीव्ड अगर करते हैं तो कैश आपका इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। वही लोन पेड कर रहे हैं तो कैश भी डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट दो चीज़ों पे हो सकता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं तो ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस पे आप कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा और इंक्रीज भी होगा। जो इंटरेस्ट होता है आप क्या करते हैं, उसको एक तरफ से लेस भी करते हैं, दूसरी तरफ उसको ऐड भी करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना। कैपिटल में से ही उसको लेस भी करेंगे, उसी में ऐड भी कर देंगे, फिर वो जीरो हो जाएगा, यानी कि उसका कोई इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ेगा। ऑन विड्रॉइंग पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो कैपिटल आपका कोई इंटरेस्ट अगर आप रिसीव करते हैं तो कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा, वहीं पे कैपिटल डिक्रीज भी करेगा। नेक्स्ट है सेल्स अगर कैश होता है, ऑन प्रॉफिट में सेल्स हो रहा है तो कैश आपका इंक्रीज करेगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। वहीं पर लॉस पे अगर कोई सेल कर रहे हैं, कैश ही सेल कर रहे हैं लेकिन लॉस पे सेल करेंगे तो आपका कैश तो इंक्रीज करेगा लेकिन कैपिटल डिक्रीज करेगा और स्टॉक भी डिक्रीज करेगा। ऑन क्रेडिट अगर आप ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं, मतलब उधार बेच रहे हैं, उसमें आपका ऑन प्रॉफिट पर अगर सेल कर रहे हैं तो आपका डेप्टर्स इंक्रीज करेगा, जो एसेट्स होता है, स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा। वहीं अगर लॉस पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल ही कर रहे हैं, लॉस पे कर रहे हैं तो उसमें आपका डेप्टर्स इंक्रीज करेगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, आप कहीं न कहीं ये जो अकाउंट है वो अफेक्टेड होते हैं। जैसे इसमें कैश, स्टॉक, कैपिटल, तीन आइटम अफेक्टेड होते हैं। सब में देखिए तीन आइटम अफेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे ही अगर विड्रॉइंग का है, कैश विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर तो कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा। गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो स्टॉक भी डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा। वहीं इनकम्स की बात करें तो रिसीव इन एडवांस, अगर एडवांस कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं तो आपका कैश तो इंक्रीज होगा लेकिन वहीं लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की तो एडवांस आपने किसी को पेड किया तो वो आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा, लेकिन आपको कोई अगर एडवांस देता है तो वो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो वो लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, आप किसी से एडवांस रिसीव करते हैं तो यहाँ पे कैश इंक्रीज तो करेगा लेकिन आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। वहीं कैश रिसीव्ड ऑन टाइम अगर किसी से, जैसे कोई सेल कर रहा है और कैश रिसीव कर रहा है तो आपका कैश भी इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। अक्रूड इनकम आर दैट इनकम विच आर अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने ये ऐसा इनकम होता है जो आपने कमा तो लिया है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इनकम को ये एसेट इंक्रीज, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होता है तो एक्रूड इनकम एसेट होता है, ये इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट ओनली। तो एसेट की बात करें तो एसेट पे जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वहीं कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे एसेट की वैल्यू घटेगी कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा लेकिन स्टॉक इंक्रीज करेगा। वहीं क्रेडिट अगर परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स इंक्रीज करेगा, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्टॉक भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें परचेज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं बट नॉट बिजनेस पर्पज, पर्सनल यूज़ के लिए आपने कोई एसेट परचेज किया, जैसे आपने कोई कार खरीदा अपने चलने के लिए अगर खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, विड्रॉ होता, उस सेंस में कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि उस बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो विड्रॉइंग के सेंस में आता है। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको आप लोग एक फॉर्मेट पर, आप इसको फेयर कॉपी पर आप इसको बना लीजिए, जिससे समझने में आसानी होगी कि आप जहाँ पर ये एरो लगा हुआ है वो एरो आप लगा लेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन है, अगर प्रीपेड है या पेड ऑन टाइम है या आउटस्टैंडिंग है, तो हमको ये कौन कौन आइटम में से किसको, जिसमें एरो ऊपर की तरफ है उसमें आप ऐड करेंगे, जिसमें एरो नीचे की तरफ है उसमें से लेस करेंगे। इससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा,
बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टेक अ फ्यू ट्रांजेक्शन टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन फर्स्ट, मिस्टर रियाज कमेंसेज हिज बिजनेस विद कैश 50,000। मिस्टर रियाज 50,000 से कोई बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट इन द बिजनेस बाय द ओनर। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज दैट कैश asset is increased by 50,000 and proprietorship Riyaz capital is also increased by same amount such as। यहाँ पे देखिए कैश 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश में देखिए 50,000 ऐड किया गया है, तो कैश इंक्रीज कर रहा है। लायबिलिटी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, जीरो रहेगा। और कैपिटल 50,000 कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, इसलिए 50,000 भी ये क्या हुआ, प्लस हुआ है, इंक्रीज किया है। अब यहाँ से इस अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो एसेट 50,000 इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 50,000। यहाँ से अकाउंटिंग आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग बैलेंस हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, तो ये ट्रांजेक्शन 2 है। इसमें कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन कैश 10,000। फर्नीचर 10,000 से परचेज किया है, तो आप देख रहे हैं पहले से 50,000 कैश था, इसमें से 10,000 माइनस किया गया क्योंकि फर्नीचर परचेज किया गया, तो 10,000 लेस कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 40,000। फर्नीचर एक नया एसेट हो गया, तो एसेट में एक नया कॉलम फर्नीचर का बन गया, और इसमें आपने उसी डेट में आपने 10,000 को ऐड कर दिया, तो 10,000 ये हुआ। अब यहाँ से देखिए 40,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 50,000। और इधर भी देखिए कैपिटल भी आपका क्या है, 50,000। इट मीन्स एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर। अब ऐसे ही सेकंड ट्रांजेक्शन भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद जो फाइनली जो अमाउंट है वो कैश 40,000 है, फर्नीचर 10,000 है और कैपिटल 50,000 है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन 3 है। इसमें कह रहा है परचेज मर्केंडाइज फॉर कैश 10,000। तो ऐसा कुछ चीज़ें परचेज की जा रही हैं मर्केंडाइज के लिए, न्यू एलिमेंट एसेट्स के रूप में। तो आप परचेज कर रहे हैं 10,000 कैश में, तो आप परचेज कर रहे हैं, तो कैश में परचेज कर रहे हैं, तो आपका 10,000 क्या होगा, लेस होगा। कैश में से लेस कर दिए। अब आपका कैश कितना हो गया, 30,000। फर्नीचर एज इट एट 10,000 का पहले से है। मर्केंडाइज आपने एक एसेट परचेज कर दिया, तो वो भी 10,000 ऐड कर दिया, वो भी 10,000 को हो गया। अब फिर एक बार आप रियलाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो आप देखेंगे 30, 10, 40 और 40, 10, 50। 50,000 एसेट हो गया, लायबिलिटी 0, कैपिटल 50,000। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल हो गया, इधर 50,000 उधर भी 50,000। आफ्टर थर्ड ट्रांजेक्शन द बैलेंसेस शोज कैश 30,000, फर्नीचर 10,000, मर्केंडाइज 10,000 एंड कैपिटल 50,000। After then, transaction 4, purchase merchandise on account on credit 5,000। अब merchandise परचेज किया जा रहा है, लेकिन ये कब, 5,000 क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, उधार परचेज किया जा रहा है, तो कैश तो एक्सपेंस हो नहीं रहा है, इसलिए कैश में से आपका 30,000 पहले से जो पड़ा हुआ है वही है। फर्नीचर 10,000 है, मर्केंटाइज में देखिए 5,000 आप ऐड करेंगे, ठीक है, परचेज किया, लेकिन वही 5,000 क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिटर्स के कॉलम में 5,000 क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक, अब जब 5,000 ऐड हो गया, अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आफ्टर ट्रांजेक्शन 4 द बैलेंस शोज 30,000 कैश, 10,000 फर्नीचर, 15,000 मर्केंडाइज, टोटल ऑफ एसेट साइड इज 30, 10, 40 और 15 कितना हो गया, 55। एंड दैट the liability 5,000 and capital 50,000. The total of liability plus capital equal to 55,000. And here you can see that the asset 50,000 equal to liability plus capital 50,000. तो दोनों साइड इक्वल है, एसेट साइड का भी और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी। तो आफ्टर फोर्थ ट्रांजेक्शन द बैलेंसेस तो 30,000 कैश, फर्नीचर 10,000, मर्केंटाइज 15,000, क्रेडिटर्स 5,000 and 50,000 कैपिटल। ट्रांजेक्शन 5, सोल्ड मर्केंडाइज फॉर कैश 2,000, कास्ट ऑफ दीज मर्केंडाइज रुपीज 1,500। कह रहा कि 1,500 का मर्केंडाइज 2,000 में सेल किया गया है।
मतलब 1500 का मर्केंडाइज 2000 में सेल किया गया है, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपीज का। तो जब 2000 में सेल किया गया है तो 2000 कैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 2000 क्या किया आपने? ऐड कर दिया। अब मर्केंडाइज कितने का था? 1500 का था। तो मर्केंडाइज में से 1500 क्या कर लिया आपने? सेल कर दिया। तो ये माइनस कर देंगे। अब ये कितना हो गया? 13,500। क्रेडिटर्स एज इट इज पहले से 5000 है। कैपिटल में आप क्या करेंगे? जो प्रॉफिट इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2000 और 1500 का 500, वो आप क्या करेंगे? इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे और ये आपका कैपिटल हो गया 50,500। एंड आफ्टर फिफ्थ ट्रांजेक्शन द कैश शोज 32,000, फर्नीचर 10,000, मर्केंडाइज 13,500, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 5,000 है और कैपिटल में 50,500। सो यू कैन सी दैट एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरह से हर एक ट्रांजेक्शन पर आप इसको वेरीफाई करेंगे कि आपका एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है कि नहीं है, हर एक टर्म्स, हर एक ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट इज सोल्ड मर्केंडाइज ऑन क्रेडिट 4,000, कास्टिंग 3,000। 3,000 के मर्केंडाइज को आप 4,000 में सेल कर रहे हैं, लेकिन कैश नहीं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट सेल्स करेंगे तो कैश आपको रिसीव नहीं होगा, इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले से 32,000 था। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मर्केंडाइज आप 3,000 का सेल कर रहे हैं तो 3,000 इसमें से लेस कर देंगे तो बचेगा 10,500। लेकिन अब क्रेडिट सेल करेंगे तो ये डेप्टर्स क्रिएट होगा, इसलिए एसेट साइड में एक डेप्टर्स का कॉलम बनाएंगे और वो है 4,000 का, और 4,000 का आपका डेप्टर्स हो गया। और बाकी जो इसके बीच का प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 के मर्केंडाइज को 4,000 में सेल किया गया है तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, और 1,000 का प्रॉफिट आप क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। इस तरह से आफ्टर 6 ट्रांजेक्शंस द एसेट साइड में कैश सोज 32,000, फर्नीचर सोज 10,000, मर्केंडाइज सोज 10,500, डेप्टर्स 4,000, क्रेडिटर्स 5,000 and capital 51,500. Here you can see that asset is equal to liability plus capital, because 32, 10, 42, 42, 10, 52,500 और 4,000, 56,500. Here you can see that liability 5,000 और capital 51,000, 56,500. Asset is equal to liability plus capital. Next, transaction 7. Paid 1,000 to creditors for merchandise purpose. तो जो आपने क्रेडिट परचेज किया था मर्केंडाइज क्रेडिटर से, अब उसको आपने 1,000 पेड किया, तो 1,000 पेड करेंगे तो आपका कैश भी कम होगा, तो कैश में से 1,000 माइनस कर दिए। मर्केंडाइज में क्रेडिटर्स को आपने पे किया है तो क्रेडिटर्स में जाके 1,000 माइनस कर दिए। अब बैलेंस कर लेंगे, 32 में से 1 जा 31,000, 10,000, 10,500, 4,000, 5,000 में से 1,000 क्रेडिटर्स को पेड कर दिए हैं, इसलिए 4,000 हो जाएगा। और इस तरह से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा। 31, 10, 41, 41, 10, 51,500, 55,500 और 51,500, 4,000, 55,500। इस तरह से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। इस तरह से आप अपने कॉपी पर ऐसे ही इक्वेशन, जैसे मैंने वीडियो में बनाया है ऐसे ही आप अपने कॉपी पर ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और उसको नोट करेंगे। इससे आपको पता चलेगा किस ट्रांजैक्शन को कैसे हमको ऐड करना है, कैसे लेस करना है, और हर एक स्टेप पर कैसे आप इसको एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए डेप्टर्स 1,000 whom a sale on credit was made earlier। जो आपने अभी डेप्टर्स को जो क्रेडिट सेल किया था उससे आपने 1,000 रिसीव किया है, तो जब 1,000 रिसीव करेंगे तो क्या होगा? आपका कैश इंक्रीज करेगा, और जब कैश इंक्रीज करेगा तो आपका कैश क्या होगा? 1,000 ऐड होगा। तो अब ये कितना हो गया? 32,000। लेकिन जब डेप्टर्स से 1,000 रिसीव किया तो डेप्टर्स भी कम होगा, इसलिए डेप्टर्स में से 1,000 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 30,000 हो गया। अब इस तरह से फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन हम मेंटेन करेंगे। इसमें दो ही आइटम्स अफेक्टेड हुआ है, एक कैश और दूसरा डेप्टर्स। अब इसी में क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे।
तो यहाँ पे 31 32,000, फर्नीचर 10,000, मर्केंडाइज 10,500, डेप्टर्स 3,000 हो गया, क्रेडिटर्स 4,000 और कैपिटल 51,500। इस तरह से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरह से आप अपने अकाउंटिंग इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन you can ask questions on Google Classroom. Thank you. Have a nice day.